चलिए भाई, स्वागत है आप सभी का अल्फा इंस्टीट्यूट में। तो आज हम लोग डिटर्मिनेंट के कुछ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस लेके आए हैं। जैसा कि ये हम लोग का सीरीज चल रहा है, इसमें हम लोग मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन को ही हर चैप्टर में से 18 से 20 क्वेश्चन पकड़ के लाए हैं, जो आपके लिए इम्पोर्टेंट है। लगभग हर साल 2 साल 3 साल 4 साल पे कोई ना कोई क्वेश्चन जरूर दोहराया गया है। इसीलिए अगर 5 मिनट समय देते हैं आप लोग, मतलब कि इस बहुविकल्पी प्रश्न पे, तो आपका जो भी बहुविकल्पी प्रश्न आपके एग्जामिनेशन में आने वाले हैं वो आसानी से सॉल्व हो जाएंगे। कहीं कहीं बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं बहुविकल्पी, ठीक है। तो इसीलिए हम लोग थोड़ा सा मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन पे इस पर फोकस किए हैं ताकि आप लोग बना सके। आज डिटर्मिनेंट के क्वेश्चंस हैं, जैसा कि पिछले लेक्चर में हम लोग अवयव के क्वेश्चन को सॉल्व कर लिए थे। अभी डिटर्मिनेंट बचा हुआ है, मतलब सारणी बचा हुआ है। तो आज सारणी के कुछ क्वेश्चन हम बना के लाए हैं, ठीक है, आप लोगों के सामने रखेंगे। चलो भाई, तो इसी क्रम में देखो, पहला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। देखो, सारणी का क्वेश्चन है, यदि ए बी एवं सी तीनों श्रेणी समांतर क्रम में है, चलो समांतर श्रेणी में है, तो ये जो सारणी के इसका मान किसके बराबर होगा, ठीक है। तो सबसे पहली बात हम ये समझ लेते हैं कि समांतर क्रम में जब भी दो समांतर श्रेणी में जब भी मैथमेटिक्स का टर्म आता है, तो समांतर श्रेणी का अर्थ यह होता है कि उसके किन्हीं भी दो अवयवों का माइनस या फिर अंतर जो होता है वो दूसरे अवयवों के बराबर होता है। इसका मतलब कि b माइनस ए इज इक्वल टू सी माइनस बी के बराबर होता है, ऐसा जनरली माना जाता है ना। जब भी अंतर कर लो, समांतर श्रेणी का अर्थ ही हुआ, जैसे कि मान लो 1 के बाद 3 है, 3 के बाद 5 है, तो इसमें जब भी घटाओगे तो इसके बीच का अंतर 2 2 2 ही आता जाएगा। ये श्रेणी कहलाता है समांतर श्रेणी। तो ये सारणिक समांतर श्रेणी में है। इसको सॉल्व करना है तो वो फटाफट इसका आंसर बताओ, और नहीं आ रहा है तो देखो हम बताते हैं कैसे ये सॉल्व होगा। मान लो बहुविकल्पी में है तब तो डायरेक्ट थोड़ा सा ट्रिक लगाएंगे, आंसर मार देंगे। लेकिन अगर अति लघु में आ गया तो इसको सॉल्व करके दिखाने में कैसे दिखाएंगे, तो सिंपल सी बात है बाबू, ये सारणिक में जो भी दिया है, ठीक है, दिया हुआ है x प्लस 1, x प्लस 2, x प्लस 3, x प्लस 2, x प्लस 3, x प्लस 4, x प्लस ए, x प्लस बी, x प्लस सी, ठीक है, ये दिया है ना। अब वो अच्छा, इसको हम लोग सबसे पहला काम, एक सारणी की प्रॉपर्टी आप लोग पढ़े होंगे, वही इसमें लगाना है कि यदि कहीं भी ऐसे सारणी में a प्लस बी दिया हुआ है सभी अवयव, तो इसको हम लोग अलग अलग सारणी बना के भी लिख सकते हैं। ऐसे डिटर्मिनेंट की प्रॉपर्टी होती है। क्लियर? इसका अर्थ ये हुआ कि ये जो बीच में प्लस लगाया है, इन सारे प्लस को हटा के दो अलग अलग हम लोग सारणी बना सकते हैं। क्लियर? तो इसीलिए एक सारणी बन जाएगा, इसमें बचेगा ये तीनों x, यहाँ भी बचेगा ये तीनों x, और इसमें भी क्या बचेगा, ये तीनों x, प्लस दूसरे सारणी में मेरे पास 1 2 3 2 3 4 और a b c बचेगा। देखो आंसर क्या आने वाला है। और यदि किसी सारणी के सभी अवयव समान हो तो इसका मान आता है 0। सारणी का मान 0 कब कब आता है, यदि सारणी के एक पंक्ति या एक स्तंभ में सभी अवयव 0 हो तो उसके सारणी का मान 0 आता है। यदि, ध्यान से सुनना, यदि सारणी के 2 पंक्ति या 2 स्तंभ का मान समान हो तो भी उस सारणी का मान 0 आता है, या सारणी के सभी अवयव समान हो तो भी इस सारणी का मान 0 आता है। समझ में आया? चलो, तो अब देखो इसकी बात करते हैं। तो इसमें अभी ध्यान देना है हमको, क्या करेंगे कि एक काम करते हैं। इसमें देखो, ये घटाने वाला प्रोसेस, ठीक है, घटाने वाला प्रोसेस, देखो ये सारे कहलाते हैं रो। ये R1 है, ये R2 है, ये R3 है, ये C1 है, ये C2 है और ये C3 है। हम लोग थोड़ा सा R1 के अनुदिश और R1 R2 R3 के अनुदिश एक बार काम करते हैं कि घटा लेते हैं। आप लोग सारणी सभी पढ़ लिए हो, है ना, ज़्यादा बहुत हल्का नहीं समझ आना है, थोड़ा सा हाई लेवल बढ़ा के हम लोग समझेंगे, क्योंकि आप सभी सारणी पढ़ चुके हो कैसे प्रोसेस होता है ना। एक काम करते हैं हम लोग कि R2 को घटा लेते हैं R1 से, 2 - 1 3 - 2 और b माइनस ए। ऐसा क्यों कर रहे हैं, क्योंकि साफ साफ लिखा है कि सारणी सभी किस में है, समांतर श्रेणी में है, और समांतर श्रेणी में b माइनस ए और b माइनस सी, सी माइनस बी हमको करना है। क्लियर? आराम से समझो, कोई बहुत ज्यादा हड़बड़ी नहीं है, ठीक है, बहुत ज्यादा हड़बड़ी नहीं है, आराम से समझो, क्वेश्चन समझ में आएगा तो कभी भी नहीं भूलोगे। आंसर तो डायरेक्ट हमको पता है क्या आने वाला है, ठीक है, लेकिन फिर भी आप सभी को भी पता होगा कुछ आंसर भी आने लगे। तो इसको क्या करना है, घटा लेना है। R1 को घटा लो, ये हो जाएगा R1 माइनस
इसको उल्टा घटाते हैं ना, R1 R2 माइनस R1 घटाते हैं, क्लियर, R2 माइनस R1, है ना। और तब R2 की जगह ऐसा काम करेंगे, जब भी देखो R2 में से R1 घटेगा तो ये R2 की जगह कम होगा, और R3 की जगह ही यही प्रोसेस कर लो तो उसमें क्या करोगे, R3 माइनस R2, क्लियर है ना, R3 माइनस R2। ऐसा करने से क्या मिलेगा आपको पता है बाबू, ये 1 2 और A तो ऐसे ही रहने वाला है क्योंकि इसमें कोई भी छेड़छाड़ हम नहीं किया है। 2 में से 1 घटा लो, ये 1 हो गया, है ना। 3 में से 2 घटा लो, ये 1 हो गया। इधर देखो, ये 3 में से 2 घटेगा, ये 1 हो गया। 4 में से 3 घटेगा, ये 1 हो गया। यहाँ ध्यान दो, A घट जाएगा, इधर हो जाएगा B माइनस A, और इधर घटेगा तो ये हो जाएगा B माइनस C। इतनी बातें समझ में आई। ध्यान से देखना है बस क्वेश्चन को, इसमें सारे यहाँ पे अवयव 1 1 हो गए, अभी शून्य नहीं हो सकता, ये 2 बचा है, ठीक है, लेकिन ये हमें पता है 0 आने वाला है। यहाँ देखो B माइनस A और B माइनस C, C माइनस B सॉरी, यहाँ क्या हो जाएगा C माइनस B। तो समांतर श्रेणी का होने का नतीजा क्या होता है कि B माइनस A इज इक्वल टू C माइनस B, है ना। ये दोनों यहाँ दिख रहे हैं, B माइनस A भी दिख रहा है और C माइनस B भी दिख रहा है। इन दोनों को एक समान कर लो, किसी एक के बराबर, B माइनस A कर लो या फिर C माइनस B कर लो, है ना। इससे फायदा क्या होगा कि ये दोनों अवयव समान हो जाएंगे, क्लियर। या फिर इन दोनों को जैसे ही घटाओगे तो ये क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। एक स्टेप और आगे लिख सकते हो, लिखना चाहो तो, नहीं तो आंसर भी अभी लिख सकते हो। बहुविकल्पी है तो ज्यादा आगे डीपली नहीं बढ़ना है, यहाँ B माइनस A कर लो और यहाँ भी B माइनस A कर लो, ठीक है। इसको जैसे ही घटाओगे, देखो 1 में से 1 घटा 0 हो गया, 1 में से 1 घटा 0 हो गया, B माइनस A में से B माइनस A घटा, ये भी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। मतलब ये रो और ये रो क्या हो गया, R2 और R3 सीधे सीधे 0 बता रहा है, ठीक है। और किसी सारणी के दो अवयव बोले हैं, पंक्ति या स्तंभ, क्या बोले बाबू, किसी सारणी की 2 पंक्ति या 2 स्तंभ 0 हो, इसमें तो एक ही स्तंभ एक ही पंक्ति 0 हो जाएगा, तो उस सारणी का मान कितना होता है, 0 होता है। बात समझ में आई। इसलिए पहले का आंसर हमारा क्या आएगा, 0 आएगा, ठीक है। पहले का आंसर 0, और वो ऑप्शन है आपका ऑप्शन नंबर C, है ना, ऑप्शन नंबर C। चलो अब बात करते हैं दूसरे की, ठीक है। आराम से पढ़ रहे हैं, कोई हड़बड़ी है नहीं, ठीक है, पढ़ते चलो। अगला क्वेश्चन यहाँ देखो, हाँ अब इस प्रोसेस, ये जो क्वेश्चन दिया है इस पे भी थोड़ा सा डिस्कशन हम लोग कर ही लेते हैं, उसके बाद इसका आंसर मारेंगे। लेकिन आप सभी को इसका आंसर क्वेश्चन देखते ही आ जाना चाहिए। अगर आ रहा है इसका अर्थ यह हुआ कि आप मेहनत कर रहे हो इंटरमीडिएट की एग्जाम में, है ना। क्वेश्चन देखते ही इसका आंसर आना चाहिए। जब भी ओमेगा ओमेगा स्क्वायर वाला क्वेश्चन आता है तो अधिकतर वो 0 देता है, ठीक है। ऐसा क्यों होता है वो देखो अभी बताते हैं। इसमें अच्छा एक बात जानना कि ओमेगा का आविष्कार कहाँ से हुआ, ठीक है। ये एक सम्मिश्र संख्या है, ठीक है, कॉम्प्लेक्स नंबर। अगर कोई देखो दुनिया में 2 ही नंबर है, एक रियल नंबर और एक कॉम्प्लेक्स नंबर। रियल नंबर वो होता है जो रियल लाइन पर चले, ये रियल लाइन एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, इसको छोड़ के कहीं ना जाए, ठीक है, इसको बोलते हैं रियल नंबर। आज जो भी रेखा इन दोनों को छोड़ दिया वो हो जाता है सम्मिश्र संख्या, कॉम्प्लेक्स नंबर। बात समझ में आई। मतलब अगर कोई रेखा एक्स एक्सिस पे चल रहा है, माइनस इनफाइनाइट से चल रहा है, प्लस इनफाइनाइट तक पहुंच गया, कोई भी फलन है माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट पर चला गया, तो इसे बोलते हैं रियल लाइन। इसे क्या बोलते हैं बाबू, रियल लाइन। और इस पर बैठने वाले सारे नंबर को बोलते हैं रियल नंबर, मतलब वास्तविक संख्या। और वास्तविक संख्या के बारे में फुल्ली डिस्कशन हो चुका है कि वास्तविक संख्या 2 प्रकार के होते हैं, एक दशमलव वाले, एक बिना दशमलव वाले, ठीक है। बिना दशमलव वाली संख्याएं 3 रूप में टूटती हैं, एक पूर्णांक, है ना, एक क्या बाबू नेचुरल नंबर, एक तो पूर्णांक टूटता है। अब पूर्णांक ही एक धन पूर्णांक, एक ऋण पूर्णांक, जो भी बिना दशमलव वाले नंबर होते हैं, देखियो ना बिना दशमलव वाले, -1 2 3 4 5 6 7 8, माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट तक। लेकिन कुछ दशमलव वाले नंबर आते हैं, जैसे कि 1.1 आ गया, है ना,
जैसे 1.12 ऐसा चलता है, कभी कभी ऐसे देखो 1.34567819 मतलब जो रुके ही ना। तो ये 3 भाग में बढ़ता है, तो इसके बारे में डिस्कशन बहुत कर चुके हैं। ये सब रियल नंबर है ना। और वो जो बता ही रहे हैं तो बता दें कि जो डेसिमल वाले नंबर होते हैं वो भी 3 भाग में, जैसा कि हम बताए, टूटते हैं। तो उसमें से भी जो 2 भाग होते हैं, जैसे कि मान लो 1.1 है और एक ऐसा दिखता है 121212, तो ये सब आपको जानो लो कि ये सब भी वास्तविक संख्या ही है ना, रियल नंबर ही है। और ये एक तरह से परिमेय संख्याएं भी है। एक इसके बाद जो ऐसा दिखता है 3 4 5 6 जो कभी रिपीटेड ना हो, है ना। अगर रिपीटेड नहीं है तो इसको क्या बोलते हो, अपरिमेय संख्या। बस यही एक है अपरिमेय संख्या, ये तो और सारे के सारे नंबर रेशनल नंबर कहलाते हैं, और ये भी एक रियल नंबर कहलाता है। चलो जाने दो, इस पर डिस्कशन नहीं करना है। हम आते हैं ओमेगा पे। ओमेगा एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, और कॉम्प्लेक्स नंबर जान जाओ कि इस रियल लाइन को जो भी छोड़ के ऊपर उठा या नीचे कूदा वो चला जाता है कॉम्प्लेक्स में। और कॉम्प्लेक्स आते ही 2 नाम आते हैं, एक आई का और एक ओमेगा का। क्लियर, एक आई का और एक ओमेगा का। तो ओमेगा के बारे में समझ लो कि अगर मान लो कि कहीं √1 है तो ये ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, ये आई तक का काम कर रहा है ना। लेकिन यदि यही रूट ना हो के ये 3√1 हो जाए, मतलब कि घनमूल हो, बात समझ में। अगर 1 का घनमूल निकाला जाए तो यहां आविष्कार होता है ओमेगा का। ओमेगा तभी आता है जब किसी संख्या का घनमूल निकालते हैं, है ना। तो यहां से ध्यान दो, अगर 3 रूट में है ना, घनमूल है, अगर इधर आए तो ये ओमेगा क्यूब हो जाएगा। ओमेगा क्यूब इज इक्वल टू 1। इसी चीज का डिस्कशन देखो, ऊपर साफ साफ लिखा है ओमेगा क्यूब इज इक्वल टू 1, और ओमेगा नॉट इक्वल टू 1 कभी भी 1 नहीं हो सकता है। बात समझ में, इसका क्यूब हमेशा 1 के बराबर होता है। अब आते हैं सार्डिक पे। ये जो सार्डिक दिया है इसमें क्या करना है बाबू, x का मान निकालना है, ठीक है। तो एक बात ध्यान रखना कि आप लोगों में सार्डिक आएगा तो ऐसा क्वेश्चन जरूर आएगा, या तो बहुविकल्पी में आ जाए, या तो अति लघु में आ जाए, या तो अति लघु तक ही आएगा, इससे ऊपर इसकी औकात नहीं है, ठीक है। चलो देखो, तो इसमें क्या करना है, ये सार्डिक में जो भी दिया है, क्या दिया है बाबू, x+1, आगे है ओमेगा, ओमेगा स्क्वायर, और इधर है ओमेगा x+ओमेगा स्क्वायर 1, और यहाँ है ओमेगा स्क्वायर 1 x+ओमेगा। एक काम करो, क्या करो काम बाबू, कि ये जो रो है ये R1 है, ये R2 है, ये R3 है। चाहो तो किसी के अनुदिश कर सकते हो काम, या तो रो के अनुदिश कर लो या तो कॉलम के अनुदिश कर लो, है ना। ये रो है और ये कॉलम है, किसी के अनुदिश। एक काम करते हैं कि R1 के साथ ऐसा जुगाड़ कर लो कि इसमें R1 + R2 + R3 तीनों हो जाए, ठीक है। R1 + R2 + R3 तीनों हो जाए। तो अगर ये तीनों जोड़ लेंगे, पहले में R1 की बात कर रहे हैं, R1 का, चाहो तो C1 में भी कर सकते हो। यहाँ हो जाएगा x+1, ये जुट जाएगा और ये भी जुट जाएगा, है ना। तो ये हो जाएगा +ओमेगा स्क्वायर। क्लियर, इधर देखो, ये भी जुट जाएगा, ये भी इसमें आके जुट जाएगा, ये भी ऐसा ही दिखेगा, x1 + x+, सॉरी ऐसा लिख लेते हैं ना। वैसे तो लिखाएगा ओमेगा + x + ओमेगा स्क्वायर +1, लेकिन इस रूप में लिख लेते हैं क्योंकि सारे के सारे प्लस में है। x+1 + ओमेगा + ओमेगा स्क्वायर। यही काम यहाँ भी करना है। देखो, ये आके जुटेगा, ये आके जुटेगा, तो ये फिर ऐसे ही हो जाएगा x+1 + ओमेगा + ओमेगा स्क्वायर। नीचे जो है उसको वैसे ही रहने दो, इससे कोई मतलब हमको नहीं है, ठीक है। x + ओमेगा स्क्वायर 1, और यहाँ है 1x + ओमेगा। अब ध्यान देना कि इसकी वैल्यू दी है 0, इसकी वैल्यू कितनी दी है, 0। तो इस सारणी का मान 0 तभी आएगा जब इस सारणी का कोई एक पंक्ति या कोई एक स्तंभ शून्य हो। तो देखो, अच्छा यहाँ पर ये जो फोटो दिख रहा है ना, 1 + ओमेगा + ओमेगा स्क्वायर, आप सभी को पता होगा कि कहीं भी अगर ये तीनों आपस में जुड़ते हैं तो ये वैल्यू 0 देते हैं। क्लियर, ये 2 बातें याद रखनी है, ओमेगा क्यूब इज इक्वल टू 1 और 1 + ओमेगा + ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू 0। क्लियर, समझ में आई बात। अच्छा, जब ये 0 हो गया तो ध्यान देना, ये पूरा 0 हो गया, ये भी 0 हो गया, ये भी 0 हो गया, बचा क्या, x, x और x, तीनों बचा ना। अच्छा, जब x का मान 0 होगा तभी तो ये 0 होगा,
समझे कि नहीं समझे? x का मान 0 होगा तभी ये वैल्यू 0 होगा। क्लियर? एक पंक्ति x x x बच जा रहा है जिसकी वैल्यू 0 होगी। या फिर हम ऐसे भी कर सकते हैं, इसको देख लो, अगर ना समझ में आए तो ऐसे भी कर सकते हैं, x x और x तीनों में बचेगा, यहाँ ओमेगा स्क्वायर, यहाँ x प्लस ओमेगा स्क्वायर, यहाँ 1 और यहाँ बचेगा 1x प्लस ओमेगा। अब एक क्वालिटी होती है किसकी? सारणी की, कि अगर कोई भी पंक्ति या कोई भी स्तंभ सेम नंबर है तो उसको कॉमन ले सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ से जब हम x कॉमन ले लेंगे तो अंदर जो भी बचे इससे मतलब नहीं है, बराबर क्या है 0, तो x बराबर भी क्या हो जाएगा 0। ऐसे भी समझ लो या फिर डायरेक्टली भी समझ लो, अर्थात इसका दूसरे का आंसर आपका कौन सा होगा? डी। क्लियर? चलो अब बात करते हैं तीसरे का। आज एकदम आराम से पढ़ेंगे ना, कोई जल्दी नहीं है। इस क्वेश्चन में ध्यान दो, ठीक है? इसको भी सॉल्व करने के लिए ट्रिक बता रहे हैं बाबू, है ना, आसानी से सॉल्व हो जाएगा। चाहो तो ऐसे जो प्रसार कर रहे हैं ना, आराम से प्रसार करो, है ना, कहीं भागना थोड़े, आराम से सॉल्व करना है। लेकिन एग्जाम में बाबू इसको इतना समय मत देना, ठीक है? एग्जाम में कभी भी बहुविकल्पी प्रश्न को 1 मिनट से ऊपर नहीं देना चाहिए। क्लियर? अगर आप 1 मिनट में इतना सारे काम कर सकते हो तो कर लो, अगर नहीं कर सकते हो तो उस क्वेश्चन को ट्रिक बना के याद रखना, उसी को बना लिखना। क्लियर है ना? 1 मिनट। चलो अब इसे देखते हैं। लिखा है 1 1 और 1, इधर है x y और z, यहाँ है x स्क्वायर y स्क्वायर और z स्क्वायर। यही क्वेश्चन है। ठीक, कभी भी ध्यान देना कि इस ऐसे क्वेश्चंस प्रसार किए बिना सॉल्व नहीं होते हैं। इसका आंसर चारों ऑप्शन देख रहे हो, अगर 0 होता तो कुछ जुगाड़ करते, है ना। कभी भी बहुविकल्पी प्रश्न में सबसे पहले ये सोचना है कि सारणी का प्रसार करे कि ना करे। अगर ऑप्शन में कहीं 0 लिखा हुआ है तो जरूर इसमें कुछ तो जुगाड़ है ना कहीं ये पूरा एक पंक्ति या एक स्तंभ 0 होने वाला है तो प्रसार नहीं करेंगे। ठीक है, लेकिन अगर ऐसे चारों ऑप्शन दे दो जैसे आपको दिख रहा है स्क्रीन पे, तो जरूर बिना प्रसार किए वो आंसर नहीं आ सकता। लेकिन अगर हम लोग डायरेक्टली प्रसार कर लेंगे तो मुंह एकदम समझ लो पागल हो जाओगे, है ना। बहुत मेहनत करना पड़ेगा। थोड़ा सा एक काम करते हैं। कौन सा काम बाबू? यहाँ पे R2 को R1 से घटा दो, ये 0 हो जाएगा। ठीक है ना, इससे घटा दो। R3 को भी क्या करो, चलो R2 से घटा लेते है ना, R2 से घटा लेते हैं। समझ में है? तो इससे बाबू बन क्या जाएगा हमारा, ध्यान देना कि R2 को R2 माइनस R1 किए और R3 को R3 माइनस R2 किए, जैसा कि पिछला प्रोसेस में किए थे। ठीक है, y माइनस एक्स जेड माइनस एक्स, लेकिन हमें चलना पड़ेगा क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, मतलब इसमें x माइनस वाई भी है, x का काम है, अर्थात इससे अगर प्रसार करते हैं तो ऐसा नहीं होगा। यहाँ R1 बना लो, दोनों को क्या करो R1 से घटा दो। ऐसा करने से बाबू R2 घटेगा तो यहाँ तो 1 है, यहाँ 0 हो जाएगा, है ना। यहाँ x है x ही रहेगा, यहाँ x स्क्वायर है x स्क्वायर ही रहेगा। ठीक है, लेकिन अभी देखो R2 को घटा रहे R1 से, ये 1 में से 1 घट गया 0 हो गया, ये आके घटेगा y में से, इधर क्या हो जाएगा y माइनस एक्स, ये आके इसमें घटेगा तो ये क्या हो जाएगा y स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। क्लियर? अच्छा, अब देखो तीसरे पोजीशन पे आते हैं R3 पे। R3 आके घट रहा है R1 से, यहाँ भी हो जाएगा 0, और फिर यहाँ से R1 से घटेगा, यहाँ हो जाएगा z माइनस एक्स, और फिर यहाँ के R1 से घटेगा, यहाँ हो जाएगा z स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। अब प्रसार कर लो। ऐसा क्यों बोले बाबू अब प्रसार कर लो? क्योंकि अगर हम इस कॉलम के अनुदिश प्रसार करते हैं तो इसमें अन्य 2 अतिरिक्त जो अवयव हैं वो शून्य हैं, तो प्रसार करेंगे तो आंसर 0 आएगा। लेकिन बस एक यही बचेगा जिसका प्रसार हम कर सकते हैं, तो यहाँ साफ साफ क्या लिखेंगे, C1 के अनुदिश प्रसार करने पर। बाबू ध्यान देना, सारणी की जो बहुविकल्पी की हैसियत होती है वही इसके दीर्घोत्तरीय प्रश्न की भी हैसियत होती है, समझे। मतलब कि सारे क्वेश्चन जो होते हैं वो एक ही समान तरीके से चलते हैं। अगर ये प्रोसेस आप लोग समझ लोगे तो लघुत्तरीय प्रश्न तक तो बना ही सकते हो, दीर्घोत्तरीय प्रश्न थोड़ा सा फंसा सकता है, ऐसा नहीं है कि इतना आसान है। C1 के अनुदिश प्रसार करने पर
इसीलिए इसको बहुत आराम से बता रहे हैं ताकि आपका पूरा सारिक ही दोबारा तैयार हो जाए। ठीक है, पूरा बहुविकल्पी के साथ साथ अति लघु और लघु उत्तरीय प्रश्न सब में यही काम करना है ना, ये कैसे घटता है। क्लियर। अच्छा, एक्स ये हो जाएगा C1 को इस प्रसार 1 से प्रसार करेंगे तो इधर आएगा। देखो कैसे प्रसार करते हैं बाबू, अगर 1 लेते हैं तो उस समय 1 को और इसको छोड़ देते हैं, बचता जो है उसको हम लोग डिटर्मिनेंट में ले लेते हैं ना। तो बचेगा क्या मेरे पास, ये बचेगा y माइनस एक्स और यहाँ बचेगा वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, इधर बचेगा z माइनस एक्स और यहाँ बचेगा z स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। क्लियर। तो ये गुणा कर लो, हो जाएगा y माइनस एक्स है ना, और दूसरे ब्रैकेट में यहाँ पे क्या आएगा, देखो जेड स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, एक एक्स जेड स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर मतलब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। फॉर्मूला क्या होता है, एक ब्रैकेट में ए प्लस बी और एक ब्रैकेट में ए माइनस बी, कुछ ऐसा मिल रहा है क्या। चलो आगे देखते, इधर से भी वही काम करेंगे, ये गुणा हो गया माइनस ये गुणा होता है तो ये माइनस हो जाएगा जेड माइनस एक्स और इधर क्या आएगा, एक ब्रैकेट में y माइनस एक्स और एक ब्रैकेट में y प्लस एक्स। ठीक है, अभी देखो y माइनस एक्स और y माइनस एक्स दोनों में है ना, z माइनस एक्स और z माइनस एक्स दोनों में है। क्लियर। तो ये हमारा कौन सा आंसर दिख रहा है, कोई इसमें दिख रहा है, z माइनस एक्स z प्लस एक्स, कौन सा आंसर इसमें सही है बाबू। ये हमारा आंसर सही है। तो इसमें देखो अब इसके बाद क्या करेंगे, ये आंसर आएगा मेरा y माइनस एक्स जेड माइनस एक्स और ये इसमें से घट जाएगा तो z प्लस एक्स माइनस वाई माइनस एक्स जेड माइनस वाई। चारों में से कोई ऑप्शन मिल रहा है बाबू, ये तो सभी x में से y घटा है ना, x माइनस वाई एक्स माइनस वाई एक्स माइनस वाई एक्स प्लस वाई। इसका मतलब जो हम लोग ये प्रोसेस किए हैं ये उल्टा कर दिए, समझे बात को, ये प्रोसेस को हम लोग उल्टा कर दिए। इसको करना चाहिए था ऐसे, R1 को R1 माइनस R2 करना चाहिए था। ठीक है, और यहाँ पे R2 को R2 माइनस R3 करना चाहिए था। जब उल्टा प्रोसेस करोगे ना, देखो क्योंकि ऐसा इसलिए करेंगे, आंसर मेरा ये भी सही है, अगर इसमें ऑप्शन नहीं दिया होता तो मेरा आंसर ये भी सही है। क्लियर। लेकिन ऑप्शन दिया है तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग चलने के लिए हमें उल्टा करना पड़ेगा। इसका अर्थ है कि हमें R1 को R2 में से घटाना पड़ेगा, तो यहाँ 0 हो जाएगा, यहाँ भी 0 हो जाएगा, यहाँ x माइनस वाई मिलेगा, यहाँ y माइनस क्या R2 माइनस R3 कर रहे हैं ना, y माइनस जेड मिलेगा और यहाँ 1z जेड स्क्वायर, यहाँ एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और यहाँ वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर। क्लियर। अब इसे सॉल्व करोगे तो आंसर आ जाएगा ना। इसके अनुदिश प्रसार करते हैं तो बचेगा ये चारों है ना, x माइनस वाई और उसके साथ ये मल्टीप्लाई करेगा वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर माइनस ये बचेगा y माइनस जेड और दूसरे ब्रैकेट में बचेगा एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। क्लियर। अभी देखो ये भी उसी तरह टूटेगा जैसा ये काम किए हैं, यहाँ हो जाएगा एक ब्रैकेट में x माइनस वाई माइनस जेड और एक ब्रैकेट में हो जाएगा y प्लस जेड, इधर एक ब्रैकेट में हो जाएगा y माइनस जेड और एक ब्रैकेट में हो जाएगा x माइनस वाई और x प्लस वाई, है ना। बात समझ में आई। इसके अनुदिश प्रसार किए इन चारों के लिए, इन चारों के लिए। ठीक है, अभी देखो x माइनस वाई एक्स माइनस वाई वाई माइनस जेड वाई माइनस जेड दोनों में है, कॉमन ले लो x माइनस वाई और y माइनस जेड, बचेगा यहाँ y प्लस जेड और माइनस यहाँ बचेगा x प्लस वाई एक्स माइनस वाई, y से y कैंसिल हो गया, आंसर आया मेरा x माइनस वाई वाई माइनस जेड और z माइनस एक्स। और ये मेरा ऑप्शन देखो कौन सा सही है, x माइनस वाई वाई माइनस जेड जेड माइनस जेड, ऑप्शन नंबर डी सही है, थोड़ा सा उसमें मिस्टेक है। ठीक है, z माइनस जेड नहीं z माइनस एक्स होगा। ठीक है, तो हमारा आंसर ये आएगा, चाहे तो इस प्रोसेस से करो और चाहे तो इस प्रोसेस से करो, एक ही बात है। अगर अति लघु में आया ऑप्शन नहीं आया तो आप लोग ये भी कर सकते हो, सही है, और अगर ऑप्शन आ गया है तो कोई ना कोई उससे मैच करना पड़ेगा। मतलब ऐसा हम क्यों किए, क्योंकि सब में देखो चारों ऑप्शन में x माइनस वाई किया है, इसमें कहीं भी x माइनस वाई नहीं मिला, y माइनस एक्स उल्टा मिल गया, यहीं से समझ में आया कि हम लोग उल्टा चले थे। ठीक है, चलो ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया। इसके बाद देखो अगला क्वेश्चन, इसका आंसर बताओ बाबू, 1 1 2 2 2 4 3 5 6 है ना,
इसको कैसे सॉल्व करेंगे? 1 1 2 देखो, इसे भी सॉल्व करने के लिए हम लोग देखो, हाँ दोनों में 1 1 2 2 कॉमन दिख रहा है और 2 4 6 इधर कॉमन दिख रहा है, ठीक है। ऐसा देखो 1 1 2 और इधर है 2 2 4 और इधर क्या है 3 5 6। एक काम करते हैं, C1 में से 2 कॉमन निकाल लेते हैं। C1 में से बस 2 कॉमन बाहर निकाल लो। ऐसे 2 बाहर आए, हो गया 1 1 1, यहाँ हो गया 2 2 2 और यहाँ हो गया 3 5 3, बन गया। अच्छा ये और ये देख रहे 1 1 1 और 2 2 2, तो इससे क्या समझ में आया कि ये तो हो गया सेम वैल्यू, यहाँ भी हो गया सेम वैल्यू। अच्छा एक और काम कर सकते हैं, फिर से ये R2 में से 2 कॉमन निकाल लो, तो 2 फिर कॉमन होगा, ऊपर हो जाएगा 4 और यहाँ बचेगा 1 1 1, फिर यहाँ हो जाएगा 1 1 1, यहाँ हो जाएगा 3 5 3। अब सिंपल हो गया, किसी भी सारणी का 2 पंक्ति या 2 स्तंभ समान हो तो उसकी वैल्यू 0 होती है। क्लियर? तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी 0। देखो कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन नंबर सी, चौथे का ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। अगला क्वेश्चन, इसमें निकालना है x का मान, 2 4 2x 4 है ना, 5 6 x, चलो ठीक है, x का मान निकालना है ना। तो कैसे आएगा x का मान? उसके लिए भी सारणी के अवयवों को एक दूसरे के साथ रिलेट करना पड़ेगा। चाहे तो रिलेट कर लो, चाहे तो प्रसार कर लो, इधर भी प्रसार कर लो, इधर भी प्रसार कर लो। 2 क्रॉस 2 का मैट्रिक्स है, कोई ज्यादा हार्ड नहीं है ना प्रसार करना। 2 4 5 1 और इधर क्या दिया है मेरा 2x 4 और 6x, प्रसार कर लेते हैं ना। 2 एकम 2, 5 चौके 20, ये बातें समझ में आई। 2 एकम 2 माइनस 5 चौके 20, इधर करेंगे 2x 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 स्क्वायर, 6 4 जा 24 है ना। अब ये यहाँ से वैल्यू आ गया -18, यहाँ से आया 2x स्क्वायर -40 24, इधर चला आया 2x स्क्वायर बराबर हो गया कितना 6, ठीक है। x स्क्वायर बराबर हो गया 3, x का मान आया √3 प्लस माइनस √3, ठीक है। ये बातें समझ में आई, बहुत ज्यादा हार्ड नहीं था ना। 2 एकम 2, 5 चौके 20, इधर 20 हो गया, 2 माइनस 20, इधर 2x इंटू एक्स हो जाएगा 2x स्क्वायर, 6 चौके 24 माइनस कर लिए, 24 इधर लाए प्लस हो गया, देखो -18 में से 24 इधर लाए, तो यहाँ देखो क्या हो जाएगा -18 प्लस 24, वैल्यू आएगा ना 6, आएगा ना +6, फिर 2 से भाग दे देंगे 3, x का मान आ गया √3, आंसर हो गया मेरा सी। चलो छठवें की बात करते हैं। हाँ देखो आई आ गया ना, स्टार्टिंग में ही बताए थे आई और ओमेगा। जब √1 हो तो वो होता है आई, और जब क्या हो बाबू घन मूल ऑफ 1 हो तो वो होता है ओमेगा। क्लियर? दिया हुआ है ए, तो ए स्क्वायर कितना आएगा, ए स्क्वायर मतलब ए दिया है आई 0 0 आई, ठीक है। हमें निकालना है ए स्क्वायर का मान, तो ए डॉट ए करना पड़ेगा, है कि नहीं। प्रसार कर लो पहले ऐसे लिख के 0 1 आई इंटू क्या हो जाएगा आई 0 0 1, ये काम करना है ना, ठीक है। चलो भाई, तो अच्छा इसको सारणिक रूप में लिखना है, सारणिक रूप में लिखना है, मतलब ये अवयवों के अंदर डायरेक्टली यहाँ पे क्या करना पड़ेगा हमको, आई का आई से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तब जाके मेरा आंसर आ जाएगा। डायरेक्टली इसको मल्टीप्लाई कर लो, ठीक है। तो ध्यान रखना कि एक वैल्यू होती है आई स्क्वायर का मान होता है 1, पता है सभी को, है ना। आई स्क्वायर का मान कितना होता है 1, तो अगर इसके अंदर अंदर गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा बाबू, ध्यान देना, आई स्क्वायर 0 0 आई स्क्वायर कितना आ जाएगा 1 0 0 1, डायरेक्टली कर लो, है ना। आव्यूह की विधि से भी करेंगे तब भी आएगा, लेकिन इसका छठे का आंसर कौन सा है भाई, सी, है ना, 1 0 0 1। क्लियर? अगला क्वेश्चन देखो, सारणिक का मान किसके बराबर है, प्रसार करना पड़ेगा, इसका क्या करना पड़ेगा बाबू, प्रसार।
प्रसार कैसे करते हैं, ध्यान देना। 352। कभी भी समय बचाने के लिए प्रसार को करना है तो थोड़ा सा हम लोग को दिमाग लगाना पड़ता है, और वो दिमाग यहाँ देखो यूज हो सकता है। ठीक है, हो सकता है। क्या करना पड़ेगा अगर प्रसार करना है, तो अगर दिमाग नहीं लगाना है, सीधे सीधे क्या करो, किसी के अनुदिश प्रसार कर दो, सबके साथ हमको खोलना पड़ेगा। लेकिन किसी दो अवयव को जीरो बना दिए, किन्हीं दो अवयव को, एक तो जीरो है ले, देखो दूसरे में एक तो वन है, बस अगर छेड़छाड़ इसके साथ कर दिया जाए तो काम फाइनल। बात समझ में आ रही? एक तो जीरो है, मतलब कि अगर हमें प्रसार करना है तो किसी सारणी का ऐसा बना दो कि उसकी पहली पंक्ति या पहले स्तंभ में एक अवयव को छोड़ के शेष सभी जीरो हो, तो उसका प्रसार सिंपल हो जाता है ना। लेकिन ऐसे तो करेंगे तो पूरा का पूरा खोलना ही पड़ेगा। क्या किसी को जीरो बना सकते हैं? क्या हम इसमें इन्हीं दो अवयव, जैसे 5 को अगर जीरो बनाना है तो इसको घटाएंगे तो जीरो हो जाएगा, लेकिन इधर 1 1 हो जाएगा। ये काम करते हैं हम लोग सीधे सीधे इसके अनुदिश, ये थोड़ा छोटा दिख रहा है ना, बीच में एक जीरो है, तो इसी के अनुदिश प्रसार कर लो, जो भी छोटा पड़े कम समय लगे उसी के अनुदिश। ये कौन सा लाइन है? C2, तो हम लोग क्या लिखेंगे? C2 के अनुदिश प्रसार करने पर। ठीक है, C2 के अनुदिश ये कौन से पोजीशन पे है? ये A11 पे है, ये 12 पे है। ठीक है, तो 12 पे है तो इसके अनुदिश करेंगे सबसे पहले 5, ये जीरो है, 29 होगा नहीं, इसके अनुदिश हो जाएगा। ये 12 पे इसलिए इसको माइनस लिखते हैं, जैसे कि नियम होता है कि -1 की पावर जिसके अनुदिश प्रसार कर रहे हो वो यहाँ जोड़ा जाता है पावर में माइनस के। ठीक है, उसके बाद यहाँ 1 लिखा जाता है, फिर मॉड लगाया जाता है। ठीक है, तो अगर इसके साथ अगर मॉड लगाते हैं तो नियम ये कहता है कि जहां बैठे हो उसके नीचे वाला और उसके सामने वाला भूल जाओ, जो बचा उसको मॉड में लिख दो। बचा क्या है? 5 2 2 और 3। ठीक है, यहाँ प्लस लगाएंगे कि माइनस, अभी तो प्लस लगाते हैं, लेकिन हमें जो फॉर्मूला है वो याद है, जीरो के अनुदिश करना नहीं है, 5 के अनुदिश करना है। 5 कौन सी पोजीशन पे है? ये तीसरा रो दूसरा कॉलम, मतलब 3 + 2, 3 + 2। क्लियर है ना? यही पोजीशन याद रखना है साइडिक में। यहाँ बच गया 5, और 5 के अनुदिश जब प्रसार करेंगे तो इसको भूल जाएंगे और इसको भूल जाएंगे, बचेगा 3 7 5 2। ठीक है, इतना बस पोजीशन याद रखना है। -1 की पावर 1 + 2 करेंगे तो ये माइनस में आता है, यहाँ पहले ही माइनस हो गया, और अंदर जो है गुणा कर लो, 2 × 2 का मैट्रिक्स प्रसार करने आता ही है। 5 3 15, 2 दूना 4, 15 - 4, बाहर एक माइनस है। ठीक है, इधर देखो -1 की पावर 3 + 2 है, इसका मतलब ये हो गया फिर 5 देगा माइनस, है ना, क्योंकि विषम संख्या हमेशा माइनस देता है। माइनस गुणे 5 कर लेंगे तो -5 हो जाएगा। ये 3 दूना 6, -5 सते 35। ठीक है, आगे सॉल्व करो तो ये 15 में से 4 घट गया 11 हो गया, 11 आया माइनस में। ठीक है, और यहाँ माइनस है, 35 में से 6 घट गया, कितना आया बाबू? 35 में से 6 घटा तो आया मेरा 29, और -29 है ना, -29 गुणे 5 करते हैं तो यहाँ हो जाएगा +9 × 45, और 5 दूना 10 4 14। ठीक है, फिर से एक बार कर लो, इधर 5 बचा, इधर 29 बचा है ना, 9 × 45, 5 दूना 10 4 14। ठीक है, हाँ सही है, 145। 145 11 में से घटाते हैं, देखो कोई आंसर है? 134 है ना। आ गया ऑप्शन नंबर सी। कौन सा सही है? ऑप्शन नंबर सी। तो 7वें का भी कौन सा सही हो गया? तो ध्यान देना, आप लोग कैसे भी प्रसार करोगे तो आएगा 134 से, चाहे C1 के अनुदिश करो, चाहे C2 के, चाहे C3 के, R1 R2 R3 के। इससे भी आसान करना है तो 2 ठो कोई जीरो बना लो और आसान हो जाएगा, है ना। लेकिन हम बिना जीरो बनाए डायरेक्टली प्रसार कर दिए, बस हाँ पोजीशन ध्यान रखना है कि किसके अनुदिश कर रहे हैं। ये जीरो था, करना जरूरत है नहीं, इसके और इसको कर लिए, तो ये वाला जो फॉर्मूला है बस वही ध्यान रखना, ये वाला जिस भी पोजीशन पे हो उसके बगल में पहले ये लिख लो। ठीक है, तो गलत नहीं होगा, सारणिक हमेशा सही आएगा। -1 की पावर जिस पोजीशन पे हो, यहाँ थे 1 2 पे 1 2 लिख लिए, यहाँ थे 3 2 पे 3 2 लिख लिए, है ना। माइनस प्लस का कंसेप्ट यही समझ में आएगा। आगे देखो अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या है? डेल्टा का मान निकालना है, कितना है डेल्टा?
चलो तो बनाते हैं इसे। अच्छा, आप लोग देख के बता सकते हो इसका डेल्टा कितना आएगा। ए बी माइनस सी, बी सी माइनस सी प्लस ए, ठीक है, हो जाएगा क्वेश्चन, है ना। अब वो एक बात ध्यान रखना कि सारणिक यानी दूरदर्शिता, जितना दूर तक आप इसमें देख सकते हो उतना बढ़िया इस क्वेश्चन को आप सॉल्व कर सकते हो। सारणिक के क्वेश्चन को ज्यादातर बात कर रहे हैं सारणिक की, सारणिक और अवयव की, जितना दूर तक आप इसको दिमाग में कर सकते हो क्वेश्चन को, ठीक है। अगर दिमाग में ही आंसर आ गया तो बस उसको लिखने की बाकी है ना। देखो इसको करना क्या है, 1 1 1 है, ए बी सी है, इधर ए है तो यहाँ पे बी प्लस सी है, इधर बी है तो यहाँ पे ए प्लस सी है, इधर सी है तो यहाँ पे ए प्लस बी है। यही कॉन्सेप्ट है ना। देखो अब ज्यादातर देखो इस 4 ऑप्शन आए तो चारों में से ज्यादा प्रयास किया करो जीरो तो नहीं आ रहा है कहीं, वही वाला काम यहाँ करेंगे। अगर इसमें ए जोड़ दे, इसमें बी जोड़ दे, इसमें सी जोड़ दे, समझना बात को, इसमें ए जोड़ दे तो ये हो जाएगा ए प्लस बी प्लस सी, इसमें बी जोड़ दे तो हो जाएगा ए प्लस बी प्लस सी, इसमें सी जोड़ दे तो भी हो जाएगा ए प्लस बी प्लस सी, तीनों सेम हो जाएंगे, बाहर कर लेंगे। देखो 1 और 1 0, बन गया क्वेश्चन। बस हमें यहाँ ये करना पड़ेगा कि C3 में C1 को जोड़ना पड़ेगा, ठीक है। तो इधर हो गया 1 1 1, इधर हो गया ए बी और सी, यहाँ जोड़ लो तो ये हो गया ए प्लस बी प्लस सी, ये बी को जोड़ लो फिर हो गया ए प्लस बी प्लस सी, सी को जोड़ लो फिर हो गया ए प्लस बी प्लस सी। किसी सारणिक में यदि किसी अवयव या सॉरी पंक्ति या स्तंभ के सभी अवयव समान हो तो उसको कॉमन लेके बाहर कर सकते हैं। कॉमन लेके बाहर कर लिए तो इधर बन गया 1 1 1, इधर बन गया ए बी सी, फिर इधर बन गया 1 1 1। किसी सारणी के दो अवयव, दो पंक्ति या दो स्तंभ समान हो तो उसका मान कितना आता है, 0। कितना आता है बाबू, याद है ना, 0। ऑप्शन नंबर कौन सा सही हुआ, बी। 7वें 8वें है ना, 8वां क्वेश्चन, 8वें का ऑप्शन नंबर बी। अब बात करते हैं 9वां क्वेश्चन। अगला समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है सभी को, ये फिर आ गया वही क्वेश्चन अभी अभी सॉल्व किए थे, नहीं फिर आ गया। हाँ लेकिन एक बात समझना, अच्छा इसमें देखो ऑप्शन नंबर डी, उसमें z माइनस जेड दिया था, इसमें z माइनस एक्स है, और हम बताए थे ना कि z माइनस एक्स सही होगा, ठीक है। इसको एक बार और आप लोग कर लो, है ना। ऑप्शन कौन सा सही होगा, डी, लगता है वो दोबारा एक बार लगा दिए, है ना, ऑप्शन नंबर डी। बातें समझ में आई, उसमें z माइनस जेड था, कहे थे ऑप्शन गलत है, देखो यहाँ ऑप्शन सही भी मिल गया, z माइनस एक्स, ऑप्शन नंबर डी ध्यान देना। तो हम लोग को बनाना पड़ेगा ऑप्शन नंबर डी के अकॉर्डिंग, अर्थ है कि उल्टा घटाना पड़ेगा, है ना, x माइनस वाई और y माइनस जेड, ऊपर क्या करेंगे एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और वाई स्क्वायर वाई माइनस जेड स्क्वायर, क्लियर, आ जाएगा आंसर। एक बार और इसको सॉल्व कर लो, डायरेक्ट आंसर मत मानना, कर लो सॉल्व, है ना, कॉपी अगर निकाले हो तो कर लो, और नहीं तो बस देख रहे हो तो कोई बात ही नहीं है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ये भी तो वही है, सेम क्वेश्चन सेम आंसर, सेम क्वेश्चन सेम आंसर, बस नंबर चेंज है, ठीक है। दिया है 1 1 और 1, यहाँ दिया है ए बी और सी, यहाँ दिया है ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर। इस पे ज़्यादा फोकस इसलिए किया गया है क्योंकि आपको एग्जामिनेशन में ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। ज़्यादातर क्वेश्चन आप लोग देखोगे तो इसी टाइप का पूछा जाता है, अति लघु में। क्या करना है पता है ना, अब बताओ, R1 को R2 में से घटा लेंगे, R2 को R3 में से घटा लेंगे, R2 को R3 में से घटा लेंगे, है ना। जैसे ही घटाएंगे ऊपर तो 1a स्क्वायर है, चुपचाप रह जाएगा, 1 में से 1 घटेगा 0 हो जाएगा। अच्छा R1 घट रहा है, सॉरी R1 घट रहा है ना, R1 घट रहा है तो ये पहले ही घट जाएगा, ये 0, a माइनस बी चाहिए ना, हाँ, यहाँ b में से घटा लेंगे, यहाँ हो गया a माइनस बी, यहाँ घटा लेंगे a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, फिर यहाँ घटा लेंगे ये 0, ये घटाएंगे तो c माइनस बी, और ये ऐसे घटा लेंगे तो हो जाएगा c स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, नीचे वाला छोड़ दो,
किसके अनुदिश प्रसार करोगे? C1 के अनुदिश प्रसार करने पर, इसकी क्योंकि इसमें एक के अलावा सब जीरो है, यहाँ क्या लिखेंगे? C1 के अनुदिश प्रसार करने पर, प्रसार करोगे तो 1 बचेगा और ये 1 सीधे फोकस करेगा इन चारों पे। ठीक है, अब बना लोगे। इसका ऑप्शन कौन सा सही होगा? डी। अब बात करते हैं अगला क्वेश्चन 11। के का मान क्या है? ए प्लस आर ए जेड आर बी एक्स। चलो ठीक है, बनाते हैं ना। के का मान क्या है? मिटा दे इसे। कितनी हो गई? 11। चलो देखो, तो इसमें हमें k का मान निकालना है और जो लिखा है उसको पहले लिख ही लेते हैं। ठीक है, लिखा है a प्लस आर, आर प्लस पी, पी प्लस ए, ये है ना? a प्लस आर, आर प्लस पी, पी प्लस ए। आगे दिया है a प्लस बी और b प्लस सी, सी प्लस ए, सी प्लस ए। इसके बाद लिखा है z प्लस एक्स, एक्स प्लस वाई, वाई प्लस जेड। इसको बनाना है k इंटू ए क्यू आर, ए क्यू आर, आर प्लस पी है ना, और सी ए बी, सी ए बी, सी ए बी। चलो ठीक है, इसे बनाना पड़ेगा वाई जेड एक्स, वाई जेड एक्स। चलो ध्यान देना है बाबू, इसमें अगर आप लोग देखोगे तो पहले में सारणी के नियम के अनुसार अगर बीच में हर जगह प्लस लिखा है तो ये दो अलग अलग सारणिकों के रूप में टूट जाता है। सबसे पहला काम करो कि इसको दो अलग अलग सारणिकों के रूप में तोड़ लो, बी एक्स और ये हो जाएगा पी सी वाई। ये एक सारणिक बन गया और ये एक सारणिक बन गया ना। इसमें बनेगा आर पी क्यू बी सी ए और यहाँ एक्स वाई जेड। एक बात ध्यान देना कि थोड़ा सा अगर इसका पोजीशन चेंज किया जाए तो ठीक ठीक ये इसके इक्वल दिख रहा है, आप सभी को दिख रहा है। थोड़ा सा इसका पोजीशन चेंज किया जाए तो ये और ये दोनों सेम है, और ये यही चीज लिखा हुआ है इधर जो लिखा है ना, यही चीज लिखा है ना, ए क्यू आर लिखा है। तो ए क्यू आर लिखा है तो देखो सब में एक ही है, ए आर पी क्यू, है ना। तो हमें क्या करना पड़ेगा कि इन दोनों को एक दूसरे के सेम करना पड़ेगा। तो मतलब इसको और इसको दोनों इक्वल कर लो। इसके जैसे इक्वल करोगे, ये आपको सॉल्व करना है, जैसे इक्वल करोगे तो यहाँ पे k का मान ध्यान रखना दोनों सेम हो जाएंगे। तो दोनों के सेम अवयव जब आपस में जुड़ेंगे तो ये हो जाएगा 2a 2c, ऐसे दिखेगा ना, सब में 2 2 2 अवयव दिखेगा। 2 कॉमन ले लेना तो k का मान कितना आएगा? 2। इस क्वेश्चन को आप सभी बनाना है। इसमें बस आपको क्या करना पड़ेगा, थोड़ा सा इसका पोजीशन चेंज करना पड़ेगा। C1 ऐसे, C1 इंटरचेंज बाय C2, ये भी है सारणी का नियम, है ना। ऐसा कर लोगे तो कहानी बन जाएगा। थोड़ा सा इस पे आप लोग मेहनत करना, क्या आता है बताना। k का मान 2 आएगा, है ना, ये a दोनों में सेम हो जाएगा, q दोनों में सेम हो जाएगा और r दोनों में सेम हो जाएगा। बातें समझ में आई? चलो थोड़ा सा बस पोजीशन आपको क्या करना पड़ेगा, हेर फेर चेंज करना पड़ेगा। ठीक, तो k का मान कितना आएगा? 2। ऑप्शन नंबर ए सही है। 12वां क्वेश्चन देखते हैं। 0 है तो x का मान क्या होना चाहिए? 0 है ना, x का मान क्या होना चाहिए? डायगोनल्स मैट्रिक्स में x है, डायगोनल तीनों में x है बाबू, x प्लस 3, x प्लस 5, x प्लस 7, है ना। चाहे तो इसको दो अलग अलग साइड बना सकते, लेकिन नहीं बना सकते क्योंकि ये डायगोनल्स में दिया हुआ है, तो नहीं बना सकते हैं। क्लियर है? तो इसको बनाने के लिए हम लोग एक काम करते हैं। तो देखो इसमें डायगोनल्स मैट्रिक्स में डायगोनल्स में x दिया हुआ है ना, मतलब विकर्ण में, तो इसको हम लोग कोई भी कॉमन वगैरह लेके नहीं सॉल्व कर सकते हैं। थोड़ा सा प्रिकॉशन इसमें बरतना पड़ेगा, लेकिन फिर भी ये सॉल्व होना ही है, ऐसे कैसे नहीं होगा।
बात समझे। यहाँ हो जाएगा 5, यहाँ हो जाएगा x+5, यहाँ हो जाएगा 5, ठीक है। आगे दिया हुआ है 7, 7 x+7। एक काम करते हैं, सबसे पहला काम जितना हो सकता है जीरो बना लो। बिना प्रसार किए आंसर नहीं आने वाला। x का मान निकालना है, बिना प्रसार किए आंसर नहीं आने वाला। एक काम करते हैं, अच्छा एक बात समझना, 3 3 3 5 5 5 7 7 7 कुछ लालच दे रहा है, घटा लो। यही लालच दे रहा है कि बाबू तुम चुपचाप क्या करो, घटा लो, है ना। ऊपर से ऐसे R1 में से घटा लो R1 माइनस R2, और R2 में से घटा लो R2 माइनस R3, ठीक है। यही लालच दे रहा था। ये 3 घटाएंगे तो ये हो जाएगा x, ये 5 इधर ये पूरा लाके घटेगा। देखो ये 5 माइनस एक्स माइनस 5, 5 से 5 गया, बचा कितना x, ये पूरा जाए घटेगा 0। क्लियर। यहाँ देखो 3 में से 3 गया 0, यहाँ 5 घट गया बच गया x, यहाँ भी घट गया। देखो 7 माइनस एक्स माइनस 7 कट गया, कितना बचा माइनस एक्स, है कि नहीं। आगे देखो बस इधर कितना बचा, तीसरे में तीसरे के साथ कोई खेल नहीं हुआ है तो ये ऐसे ही रह जाएगा। बचा लास्ट खेल। देखो अभी प्रसार कर सकते हैं लेकिन थोड़ा सा कॉम्प्लिकेशन हो जाएगा कि कोई भी पंक्ति या स्तंभ ऐसा नहीं है जिसके भी एक को छोड़ के 2 अवयव शून्य हो, है ना। इसमें भी 2 है, एक ही शून्य है, इसमें भी 2 है, एक ही शून्य है। एक काम करते हैं, किसी एक के 2 अवयव शून्य बना लेते हैं। अगर x को x में जोड़ दें, दिख रहा है x माइनस एक्स, इसका अर्थ ये हुआ कि C2 को, है ना, C2 को C1 में जोड़ दें। यही काम करना है, लास्ट पोजीशन है। C2 को C1 में क्या करो, जोड़ लो, तो ये इसमें जाके जुड़ेगा। ये वाला तो यही कहानी रहने वाली है। इधर वाला भी कोई छेड़छाड़ हुआ नहीं, दिख रहा है। चलो इसके साथ छेड़छाड़ हो गया, माइनस एक्स प्लस एक्स 0 हो गया, ये आके घटेगा x ही बचेगा, ये आके जोड़ना है ना, जोड़ेगा x ही बचेगा, ये जुड़ेगा 8 हो जाएगा। बस यही खेल बचा था। अब क्या करना है, देखो इसके एक अवयव छोड़ को शेष 2 अवयव शून्य हो गए, मतलब R1 ये क्या है, R1 के अनुदिश प्रसार करने पर, R1 के अनुदिश जब प्रसार करोगे तो इधर बचेगा x, है ना। अंदर क्या बचेगा बाबू, ये वाला, मतलब कि x माइनस एक्स 8x प्लस 7, ठीक है। आगे देखो ये मल्टीप्लाई कर लेंगे x से x का, यहाँ हो जाएगा x² प्लस 7x, है ना, बराबर 0 है, कोई बात नहीं, तो बराबर 0 रहेगा ही, ठीक है। ये इससे मल्टीप्लाई हुआ, ध्यान देना, x का x से हुआ x², और x का 7 से हुआ 7, माइनस रहता है ना, तो माइनस ये माइनस प्लस कर लेगा, प्लस 8x हो जाएगा। ये तो पहले ही इधर जाके 0 हो जाएगा, ये x का मान पहले ही 0 बचेगा मेरे पास, x² प्लस 15x बराबर 0। क्लियर। एक और x कॉमन निकलेगा और यहाँ बचेगा x प्लस 15 बराबर 0। आप सभी को आंसर दिख रहा होगा, आप क्या करना है, x बराबर 0 या फिर x बराबर -15, कौन सा ऑप्शन सही है, x बराबर 0 -15, ऑप्शन नंबर ए है क्या। चलो अगला क्वेश्चन। हाँ इस क्वेश्चन का क्या आंसर होगा, ठीक है, इसको आपको बनाना है, ये हम नहीं बताएंगे। फटाफट बनाओ आंसर, बताओ फटाफट बनाओ आंसर बताओ। कितना आया बाबू, 0 आया ना, कितना आया, सभी का 0, ठीक है। आंसर कितना आएगा इसका, सी, ऑप्शन नंबर सी। क्लियर है ना। क्या किसी को इसमें डाउट है बाबू, 1 1 1 है, XYZ है, इधर भी XYZ दिख रहा है कि नहीं, XYZ दिख रहा है, घटा लो, बस क्या करो घटा लो, बचेगा y, इधर घटेगा नहीं, ठीक है, बच जाएगा यहाँ भी y, है ना। समझ में आई बात, आया सभी का 0, इसका आंसर कितना आएगा। अगला क्वेश्चन,
x प्लस 1 ठीक है, बराबर 4 हो तो x का मान बताइए। बराबर 4 है। साइड को बिना प्रसार किए सॉल्व नहीं कर सकते, ठीक है, बिना प्रसार किए सॉल्व नहीं कर सकते। प्रसार करते हैं, यहाँ बन जाएगा x प्लस 1 इधर क्या है बाबू 1 -1, आगे है -1 और 1। इसका प्रसार वह पहले तो ये काम करना पड़ेगा, कैसे भी करके दो वैल्यू 0 बनाओ। तो इसको इसमें घटा लो, इसको इसमें घटा लो, ठीक है, ये बन जाएगा x और ये बन जाएगा 0। या फिर हाँ ठीक है, एक काम करते हैं, C1 को घटाते हैं ना, C1 को इससे और इससे, C1 इंटरचेंज बाई C1 माइनस C2 और C2 इंटरचेंज बाई C2 माइनस C3, ठीक है। घट जाओ बाबू, यहाँ बच गया x, यहाँ घट जाओ 0, यहाँ घट जाओ 0, यहाँ घटो भाई 2 हो गया, घटेगा -2 आएगा, ठीक है। ये तीनों इसमें से घटा लिए, ये घटा x हो गया, ये घटा 0 हो गया, ये घटा -2। अब इसमें से घटाओ, ये हो गया 0, ये घटेगा तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा +2। क्लियर है? आगे देखो, ये भी घटेगा तो 0 हो जाएगा, यहाँ बचा 1 -1 बातें समझ में आई? अच्छा, अब आगे देखो, आगे क्या करेंगे, इसके भी दो अवयव शून्य है, एक अकेला बचा, वही ध्यान देना है जिस पे अकेला बचा हो। इसके इक्वल कितना है 4, इसके भी इक्वल कितना है बाबू 4। तो हम क्या करेंगे, इसी के अनुदिश प्रसार कर देंगे, अभी तुरंत क्या करेंगे, C2 के अनुदिश प्रसार। तो C2 पे देखो, ये दोनों 0 है, कंसेप्ट वहीं पे स्वाहा, क्योंकि इन दोनों की वैल्यू नहीं लेनी है। बचा 2, तो 2 के पहले कभी भी अगर बीच में कहीं घुस रहे तो सबसे पहले ये कर लेना है, इसके बगल में कौन से पोजीशन पे है, तो ये है दूसरा कॉलम और दूसरा रो, है ना, दूसरा कॉलम दूसरा रो, इसका मतलब 2 + 2। क्लियर? अब 2 के लिए प्रसार करेंगे तो ये छूट जाएगा, ये छूट जाएगा, बचेगा ये और ये, है ना, मतलब x1 -2 और 1 इक्वल टू कितना हो गया 4। 2 + 2 प्लस ये 4 हो जाएगा, माइनस का पावर 4 हो जाएगा, यहाँ हो गया 2। प्रसार करो, ये x बन जा x और माइनस माइनस +2 इक्वल टू 4 हो गया, 2 से डिवाइड करो 2 हो गया, x + 2 इक्वल टू 2, x इक्वल टू 0। कितना आया 0। ऑप्शन नंबर ए, 14 का ऑप्शन नंबर ए। फटाफट क्वेश्चन बनाते हैं ना। इसके बाद यार ये क्वेश्चन बार बार आ जा रहा है, कितनी बार ठीक हो गया है। इसका कौन सा आंसर सही है, y - x, y - z, z - x, ऑप्शन नंबर सी। 3 बार ये क्वेश्चन आ गया, मतलब कि ये बुक में भी दोहराया गया है, तभी ये बार बार क्वेश्चन आ रहे हैं, ठीक है। तो इसीलिए ध्यान रखना कि क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, तभी आपको 3 बार एक ही उसमें मिल गया। ये भी अभी सॉल्व किए हैं, k का मान कितना आएगा 2, k का मान 2, मतलब ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। सारे रिवाइज्ड क्वेश्चन है, आएगा ना k का मान 2। क्लियर? ए बी सी दोनों मिल रहा है, ए बी सी है, तो वो सारे के सारे फिर से टूट जाएंगे, वैल्यू कितना हो जाएगा, ठीक है। तो 16 हो गया, 17, 1/a + 1/b + 1/c = 0 है। हाँ ये देखो मजेदार क्वेश्चन आ गया, इसको बनाते हैं। कहीं भी अगर आपको दिखे 1/a + 1/b + 1/c, तो उसकी वैल्यू कितनी कर देनी है 0, ठीक है। चलो तो अब सॉल्व करते हैं इसे। साइडिक में हमको मिला है 1 + a 1 और 1, ठीक ऐसा ही क्वेश्चन अभी अभी जस्ट बनाए थे हम लोग, है ना। चलो इसको भी बना ही लेते हैं, यह हो जाएगा 1 1 1 1 + c। फिर से वही काम, घटा लो इसमें से इसमें से, इसको इसमें से, इसको इसमें से। क्लियर? घटा लो भाई, अगर जरूरत पड़ेगी तो यूज हो ही जाएगा। ये 1 में से 1 घटा, a बच गया, ये इसमें से घट गया 0 बच गया, ये इसमें से घट गया बाबू -b बच गया, ये इसमें से घट गया 0 हो गया। क्लियर? ये यहाँ से घटेगा b हो गया, ये यहाँ से घटेगा -c हो गया, और ये 1 1 और 1 + c हो गया। क्या ऐसा कोई दिख रहा है जिसमें एक को छोड़ के शेष 2 अवयव शून्य हो?
बिल्कुल नहीं, अभी नहीं दिख रहा है, नहीं दिख रहा है ना। चलो कोई बात नहीं, हम लोग प्रसार कर सकते हैं अब, ठीक है, हम लोग प्रसार कर सकते हैं, क्योंकि और कुछ करेंगे तो आने वाला है नहीं, ठीक है। इसका हम लोग बिना प्रसार किए सॉल्व नहीं कर सकते हैं। ठीक है, चलो भाई, तो आगे सॉल्व करते हैं। तो इसमें क्या होगा बाबू, अब इसके बाद अगर हम लोग इसमें कुछ भी और छेड़छाड़ करते हैं, इसके बाद इसमें अगर और कुछ भी छेड़छाड़ का अर्थ है, जैसे यहाँ पे किए थे ना, C1 इंटरचेंज बाई C1 माइनस C2 और C2 इंटरचेंज बाई C2 माइनस C3, मतलब ऐसा इंटरचेंज करते हैं तो ये कॉम्प्लिकेटेड बनता चला जाएगा, क्योंकि देखो साफ साफ 1/a 1/b और 1/c का कंसेप्ट दिया हुआ है, ठीक है। तो अर्थ है कि हम लोग अब क्या करना पड़ेगा, सीधे सीधे प्रसार, बिना कोई छेड़छाड़ किए प्रसार। तो इसके अनुदिश प्रसार कर लेते हैं, ठीक है। C1 के अगर कोई में भी जीरो ना हो तो प्रयास क्या करो कि C1 के अनुदिश ही हो, क्योंकि इसमें सारा का सारा पॉजिटिव देता है। चलो अब C1 के अनुदिश प्रसार करेंगे तो मेरे पास ये A बचा है और ये 1 बचा है, ठीक है। A का पोजीशन क्या है 1 + 1, सम संख्या है माइनस होगा नहीं। इसका पोजीशन क्या है 1 + 3, सम संख्या है, ये भी माइनस नहीं होगा, मतलब ये भी प्लस और ये भी प्लस, इतना तो क्लियर है, दोनों प्लस होने वाले। दूसरा आप क्लियरेशन करते हैं, अगर इसके अनुदिश प्रसार करेंगे तो बचेगा ये चारों, है ना, और इसके अनुदिश ये चारों, बस ये लिख लेना है। ए के अनुदिश प्रसार किए बचेगा B1 माइनस C1 + C, और +1 के अनुदिश प्रसार करेंगे तो ये चारों बच जाएगा, -B B 0 और -C। ये क्वेश्चन ज़्यादातर आप लोग को 2 नंबर में बहुविकल्पी में तो नहीं देता है, ज़्यादातर आपको सॉल्व करने के लिए ही देता है, ठीक है। इसके बाद क्या करेंगे बाबू, प्रसार ही करना है और कुछ कर नहीं सकते। मल्टीप्लाई A है B × 1 + C, क्या हो जाएगा B + BC, बन जाएगा कि नहीं, B × 1 + C B + BC, और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा +C। इतनी बातें समझ में आई, यहाँ पे 1 है ना, +C, क्लियर है। अच्छा अब अगले में चलते हैं, तो इसमें B और C गुणा होगा तो माइनस माइनस प्लस BC हो गया, और ये तो 0 होने वाला है, ठीक है। यही बचा मेरे पास, A को अंदर इंट्रोड्यूस करा दो, यहाँ बन जाएगा AB + ABC + AC, और यहाँ बन जाएगा +BC, ठीक है। हमें क्या चाहिए, देखो आगे लिखा हुआ हिंट दिया है कि 1/a + 1/b + 1/c। एक काम करते हैं, इसमें वैसा बनाना है तो इसमें क्या करो, अंश में एक काम करते, ABC तीनों में से कॉमन ले लेते, कॉमन, या फिर चलो छोड़ो, ABC से गुणा कर लो और ABC से भाग दे दो, ये भी कर सकते हैं ना, ABC से गुणा भाग। इससे फायदा क्या होगा कि ABC से गुणा है बाहर रह गया, ABC सब में भाग लग जाएगा, AB/ABC, ABC/ABC, AC/ABC और BC/ABC। दिख रहा है सभी को, लास्ट वाला छिप गया, लास्ट वाला छिप गया ना। चलो समझ लो यहाँ क्या है, BC/ABC, AB से AB कट गया, ABC से ABC कट गया, AC से देखो AC कट गया, BC से BC कट गया। तो जानते हो यहाँ से वैल्यू क्या बचेगा, ABC, और अंदर बचेगा 1, यहाँ क्या हो गया 1/BC, और इस पे क्या बचा पोजीशन पे 1, इस पोजीशन पे क्या बचा बाबू, AC से AC कट गया 1/B, अरे यार BC कैसे, AB पूरा कट गया ना, 1/C बचा, और यहाँ बचा होगा 1/A, ठीक है। 1/A + 1/B + 1/C की वैल्यू 0 है, ये टोटल वैल्यू क्या हो जाएगा 0, मतलब हमें मिलेगा ABC × 1 + 1/A + 1/B + 1/C। इसकी वैल्यू देखो साफ साफ लिखा है 0, ठीक है। तीनों नहीं दिखा, सॉरी बाय मिस्टेक, इधर करते हैं, ठीक है, इधर करते हैं, थोड़ा सा पोजीशन है इधर, उस चीज को इधर सॉल्व कर रहे हैं। ABC है ना, यहाँ है, यहाँ बचेगा 1/C, यहाँ बचेगा 1, और यहाँ बचेगा 1/B, और यहाँ बचेगा 1/A, क्योंकि AB से AB कट गया है, बचेगा C, देखो लिख दिए, ABC से ABC पूरा कट गया, लिख दिए, AC से AC कट गया, B बच गया, लिख दिए, और वहाँ BC से BC कट गया, A बच गया, लिख दिए।
देखो इस पोजीशन से ये बात समझ में आई कि यहाँ हो जाएगा 1/a प्लस 1/b प्लस 1/c। इसकी वैल्यू 0 है, ये इससे मल्टीप्लाई करेगा, आंसर कितना बचेगा ABC। मतलब इसका आंसर कौन सा हो जाएगा बाबू ABC, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन कौन सा सही हो गया बी। ठीक है, तो हाँ इतना ही। अब चलो, तो ये सारे क्वेश्चन समझ में आ गए। ठीक है, समझ में आ गए सभी को ये सारे क्वेश्चन। ठीक है, तो सारडिक में हमारे पास इतना ही क्वेश्चन था जो आपको बताने लायक था। बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन थे। ठीक है, बातें समझ में, कोई भी क्वेश्चन ऐसा तो नहीं था जो खराब था बाबू, है ना? सभी कुछ ना कुछ सिखाया है आप सभी को। तो इसी तरह आप लोग मेरे साथ जुड़े रहो और वीडियो देखते रहो। ठीक है, अब अगले वीडियो में हम लोग मिलेंगे इसका जस्ट अगला चैप्टर लेकर, और अगला चैप्टर हमें लगता है वो है सततता और अवकल नियता, है ना, यही है ना, सततता और अवकल नियता। तो उसी क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन भी खत्म हो गए। ठीक है, चलो तो मिलते हैं हम लोग अब अगले लेक्चर में। थैंक यू।